हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 3 वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है दीपांकर दत्ता। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा 3 नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, यानी कि उनके नामों की घोषणा की गई है कि इन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए और यही नियुक्त किए जाएंगे। तो ये कौन कौन है, तो एक तो दीपांकर दत्ता जिन्हें कि बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, फिर मोहम्मद रफ़ीक जिन्हें कि ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, और वहीं पे विश्वनाथ सोमादर को मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जज विश्वनाथ सोमादर चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, और वहीं पे चीफ जस्टिस जो कि मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक, तो इन्हें ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अब नए सेक्रेटरी होंगे कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी से पहले कौन थे सेक्रेटरी, तो पहले थे संजय कोठारी। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही के दिन 25 फरवरी को, तो आज ही के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी जी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद की शपथ दिलाई है। तो अब संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, और विजिलेंस कमीशन जो है ये निगरानी रखती है भ्रष्टाचार पे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा ना बढ़े और उस पर कड़े कानून कड़े नियम बनाए जाएं। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो संजय कोठारी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है और कपिल देव त्रिपाठी को प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर किसने विकसित किया है। तो अभी हाल ही में CNS ने पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर डेवलप किया है, और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि रिमोट एरिया में ऑन साइट पहचान का पता कर सकता है कि कहाँ पे भारी धातु हैं किसी समुद्र में या फिर किसी नदी में। जैसे कि भारी धातु में लेड, मरकरी, कैडमियम, और ये पानी में जितनी सारी जो जीव जंतुएं जो होती है वो उनके शरीर में ये जाके जमा हो जाता है और ये डिटॉक्सिफाई भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इससे इस डिवाइस से इस पोर्टेबल डिवाइस से उन भारी धातुओं की पहचान की जा सकेगी और उसे निकाला जा सकेगा, जिससे कि पानी के अंदर जीव जंतुओं को हानि ना पहुँचे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक ने किस देश में अपना थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने बांग्लादेश में अपना थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अब ये क्या है, ये अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 जो महामारी है वो फैल रही है और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के लिए फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है बांग्लादेश में, और इसके लिए फेसबुक ने किसके साथ साझेदारी की है। तो इसके लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ फेसबुक ने साझेदारी की है। तो आपके पास भी कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी मैसेज हो, तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये फैक्ट न्यूज़ है या फिर फेक न्यूज़ है, बूम पर जाके, या फिर PIB पे भी आप चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर पुल का निर्माण किया है। तो अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण किया है, और इस पुल की लंबाई कितनी है 430 फीट, और इसे BRO के द्वारा कितने दिन में बना दिया गया, तो मात्र 27 दिनों में इसे बना दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये चाइना से बहुत ही नज़दीक है, और इसकी जो भारक क्षमता थी उसे भी बढ़ाकर कर दिया गया है, 24 टन से 40 टन इसे बढ़ा दिया गया है। और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने किया। और इस पुल बनने से क्या होगा कि 451 गाँव जो कट गए थे वो अब 451 गाँव और 3000 जवानों के लिए आवश्यक वस्तुएं एवं आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज़ लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज डे ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये यूएन के द्वारा मनाया था और यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हर एक दिन अलग अलग भाषाएं मनाई जाती है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो चाइनीज़ है, जिसे हम मैंडेरिन भी कहते हैं। और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश और तीसरी हिंदी है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर एक साल 21 अप्रैल को। इसको मनाने का उद्देश्य लोगों में नए विचारों और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करना, जन्म देना है। यानी कि लोग क्रिएटिव हो सके, इनोवेशन कर सके, इनोवेटिव बन सके, तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है हर एक साल 21 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, या फिर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट अर्थ डे भी होता है कि अर्थ डे ये किस दिन मनाया जाता है, या फिर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है और वहीं पे वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इससे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं आसानी से। अर्थ डे 22 अप्रैल और वाटर डे 22 मार्च। और वहीं पे इस बार अर्थ डे का थीम क्या था, तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। और इस बार 50वां अर्थ डे मनाया गया, तो इसीलिए इसका थीम भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो इससे भी दो तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इस तरह से होगा कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये किस दिन मनाया जाता है, या फिर वर्ल्ड बुक डे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड बुक डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो दोनों बात एक ही है, वर्ल्ड बुक डे पूछा जाए या फिर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे पूछा जाए, तो दोनों ही मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और ये यूएन की एजेंसी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है 2020 ये किसे घोषित किया गया, तो मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर को, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे 2019 में वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे घोषित किया गया था, तो शारजाह को, शारजाह जो कि यूएई का एक एमिरेट्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के साथ, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे के साथ कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है। यानी कि 23 अप्रैल को दो भाषा दिवस मनाई जाती है यूएन के द्वारा। एक तो इंग्लिश डे और एक मनाया जाता है स्पेनिश डे। एक इंग्लिश डे और एक स्पेनिश डे। तो आपको यहाँ से 20 अप्रैल को चाइनीज़ डे, 23 अप्रैल को इंग्लिश डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे, और वहीं पे और 3 लैंग्वेज बचती है, एक तो अरबिक, फ्रेंच और एक रशियन। तो ये किस दिन मनाया था, अरबिक मनाया था 18 दिसंबर को, वहीं पे फ्रेंच मनाया था 20 मार्च को, और रशियन लैंग्वेज डे मनाया था ये 6 जून को। अब इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया था, क्योंकि इसी दिन विलियम शेक्सपियर का जन्म भी हुआ था और डेथ भी हुआ था, तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। सेम डे स्पेनिश लैंग्वेज डे भी और इंग्लिश लैंग्वेज डे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ये हर एक साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये हेमोफीलिया क्या होता है, तो हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ होता है, यानी कि अनुवांशिक रोग होता है। यानी कि पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर उसके पुत्र में, ये इस तरह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यानी कि इसे पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, इसकी रोकथाम बस की जा सकती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, यानी कि अगर आपको छोटी सी चोट आई, अगर कहीं भी खरोच लग गया, तो फिर खून बहना शुरू है, तो यानी कि शुरू है, बहुत ही टाइम लगता है उसको खून को जमने में, तो इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और इस बार इसका थीम क्या था, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक पहले से भी नीचे गिर गई है, और 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 142।
142। वैसे इसमें इंडेक्स जारी की गई है 2020 के नाम से, और आपके एग्ज़ाम में भी 2020 से ही पूछा जाएगा, इसी तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा अगर पूछा जाता है तो। लेकिन 2019 को इसमें जो सारा डाटा जो है वो 2019 से ही लिया जाता है। तो 2019 में इंडिया का रैंक क्या था, 140। 2018 में क्या था, 138। और 2017 में क्या था, तो 136। यानी कि हम हर एक साल 2 पायदान नीचे ही आते जा रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता छिनती जा रही है। और प्रेस जो है एक मतलब एक तरफ मुड़ते जा रहा है, किसी एक पार्टी की तरफ। तो ये कहा गया है, ये मेरे द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया की जो मीडिया है वो बहुत ही एक तरफ बस घूम रही है। जो जो सरकार करवाना चाहती है, जो आपको दिखाना चाहती है सरकार, वही आप देखते हैं। तो छोड़िए इन सब बातों में क्या रखा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 142, और वहीं पे नेपाल का रैंक है 112, फिर पाकिस्तान का रैंक है 145, चाइना का रैंक है 177, और 180वें नंबर पे, यानी कि 180 देश को इसमें रैंक किया गया। तो 180 देशों में 180वें नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। और वहीं पे जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किस देश में है प्रेस को, तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है नॉर्वे में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किस देश में है। एक तो इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, और फिर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता किस देश में है, तो नॉर्वे में, फिर दूसरे नंबर पे है फिनलैंड में, और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, जमैका, कोस्टा रिका, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, जर्मनी, बेल्जियम। तो इन सब देशों में बहुत ही ज़्यादा प्रेस की स्वतंत्रता है। और जो ये काले काले देश हैं, मतलब काले रंग से जो जिन्हें रंगा गया है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं के बराबर है, यानी समझिए नहीं है। कुछ भी आपको बोलना है, मीडिया वाले हैं, कुछ भी अगर आपको बोलना है तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक और भी लैंग्वेज में लिखा होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस, या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये किस दिन मनाया जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो ये दिवस मनाया जाता है हर एक साल 18 अप्रैल को। और इस बार इसका थीम क्या था, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थीम भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में अभी टोटल कितने हेरिटेज साइट हैं, विश्व धरोहर स्थल हैं, तो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट हैं। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश में है, तो इटली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक लिखा गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्णस्वामी के द्वारा। वी कृष्णस्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, यानी कि पीवी सिंधु के जीवन पर ये आधारित है। जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था बैडमिंटन, और जब ये विश्व विजेता बनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान के द्वारा पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, और इसका नाम है नूर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो अभी हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजनाथ सिंह ने और जी किशन रेड्डी ने किया। और ये लेबोरेटरी मात्र 2 सप्ताह में बनाया गया है। इस तरह के लेबोरेटरी को बनाने में कितने दिनों का समय लगता है, तो कम से कम 6 महीनों का समय लगता है, लेकिन इस लेबोरेटरी को मात्र 2 सप्ताह यानी कि समझिए तो 15 दिन में इसे बनाकर तैयार किया गया। और ये लैब जो है डेली 1000 से 2000 सैंपल टेस्ट कर सकेगा कोविड-19 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4th एशियन पैरा गेम्स
जिसका कि आयोजन कहाँ पे होगा, हांगझाओ 2022 में। तो इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या होगा, तो आपको पता होगा कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन भी हांगझाओ चाइना में ही होगा। और एशियन गेम्स के जो 3 मैस्कॉट हैं वो कौन कौन से हैं, कॉन्ग, लियन लियन और चेन चेन। यानी कि एक ऑप्शन बचता है फेई फेई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फेई फेई बर्ड है, यानी कि एक डिवाइन बर्ड है ये। तो एशियन पैरा गेम्स का जो मैस्कॉट होगा वो होगा फेई फेई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को कौन सी बैंक $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता प्रदान करेगी। तो ये सहायता प्रदान की जाएगी एनडीबी के द्वारा, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। और हर एक कंट्री को आपको बताओ कि ब्रिक्स में 5 कंट्री है। और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक दोनों एक ही बात है। तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई। और इसके द्वारा हर एक कंट्री को $1 बिलियन की राशि दी गई है। तो निर्मला सीतारमन ने ये भी कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 मिलियन कर दिया जाना चाहिए, यानी कि हर एक कंट्री को $2 बिलियन की सहायता राशि दी जानी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए। और साथ ही साथ AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। तो इसने भी $500 मिलियन देने का वादा किया है कि हम आपको $500 मिलियन देंगे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है। इसी तरह से सभी राज्यों में होना चाहिए और इसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाना चाहिए। तो कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा में टोटल 7 केस हुए थे। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 दिन पहले ही सारे केस ख़त्म हो गए। 7 केस थे और सातों के सातों पेशेंट अच्छे से रिकवर कर गए। तो और गोवा ही पहला राज्य है जिसने कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के साथ साथ दोनों को इलाज में साथ साथ यूज़ किया, आयुर्वेद को भी और एलोपैथ को भी। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो राज्य बना कोविड-19 मुक्त होने वाला वो कौन सा बना, तो मणिपुर। और तीसरा बना त्रिपुरा। वहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए कि कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, तो ये बना लद्दाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज डे ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये इंडिया में मनाया जाता है। और ये हर एक साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन यानी कि 21 अप्रैल 1917 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स थे उनको संबोधित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F1 चाइनीज़ वर्चुअल ग्रां प्री ये किसने जीती। तो अभी जितने सारे ग्रां प्री हैं जुलाई महीने तक वो कैंसिल हो गए। ये हम बात कर रहे हैं F1 रेस के बारे में। तो इस बार चाइनीज़ ग्रां प्री हुआ है, लेकिन ये वर्चुअल हुआ है, यानी कि ये PC गेम्स के तहत हुआ है। तो गेम्स में खेला गया और इसको जीता है, वर्चुअल ग्रां प्री जीता है चार्ल्स लेक्लर्ने फेरारी के ये ड्राइवर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लिवर डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लिवर डे ये हर एक साल किस दिन मनाया जाता है, ये हर एक साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो लीवर से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जाए, हम अपने लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकें, ये बताने के लिए। और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल से लीवर की क्षति सबसे ज़्यादा होती है, दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड लिवर डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल, जो कि यूके की कंपनी थी, उसका अधिग्रहण किया है, एक्वायर्ड किया है। तो अभी हाल ही में TVS ने नॉर्टन का अधिग्रहण किया है, यानी कि एक्वायर किया है। कितने रुपए में, तो इसे TVS ने 153 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अगर पाउंड की बात करें, जो कि यूके में पाउंड चलता है, तो 16 मिलियन पाउंड। और अगर डॉलर की बात करें तो 20 मिलियन डॉलर में इसे खरीदा है नॉर्टन को।
और ये नॉर्टन जो है ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। कितने साल पुरानी कंपनी है? तो 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है नॉर्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन में 9.9% स्टेक खरीदा है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन में 9.9% हिस्सेदारी को खरीदा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान यानी कि डीआरडीई डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर से अपनी प्रशिक्षण सुविधा को किस शहर में स्थानांतरित कर दिया है? तो डीआरडीई जो था वो पहले कहाँ था? ग्वालियर में, और अब इसे जो शिफ्ट किया गया है वो किया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में यहाँ पे देख सकते हैं डीआरडीओ टेस्टिंग फैसिलिटी शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम ग्वालियर। और जो ये शिफ्ट कर रहे हैं AN-32 एयरक्राफ्ट में, और इसमें जो रॉ मटेरियल है पीपीई को बनाने के लिए, मास्क को बनाने के लिए, वो भी लाद रहे हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट में रख रहे हैं। तो इससे जो पीपीई और मास्क जो है बनाने की क्षमता इससे बढ़ेगी, और साथ ही साथ वहाँ से हर एक जगह पे पहुँचा जाने में आसानी होगी। और दिल्ली में कहाँ पे? तो INMAS यानी कि INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस, जो कि प्रीमियर लाइफ साइंस लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। तो यहाँ पे इसे शिफ्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WWF इंडियाज़ इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। और ये विश्वनाथन आनंद नेचर की रक्षा करने के लिए बच्चों और युवाओं को उत्साहित करेंगे कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, और पर्यावरण के प्रति बेसिकली जागरूक करेंगे ये बच्चों और युवाओं को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरवी भुस्कुटे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आरवी भुस्कुटे ये थे एक फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े संबंधित थे, यानी कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे। और ये किस मूवमेंट से जुड़े थे? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, जो कि 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी? तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी फिच रेटिंग के अनुसार 1.8% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। और अभी हाल ही में IMF के द्वारा भी कहा गया कि इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 1.9% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया, वह किस कंपनी के अध्यक्ष और CEO थे? तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई, और ये मात्र 46 साल के थे, और इनका कार्डियक अरेस्ट हो गया इनके अपने निवास गुरुग्राम में। और ये BMW इंडिया के पहले भारतीय प्रेसिडेंट और CEO थे, जिनका कि निधन हो गया मात्र 46 वर्ष की उम्र में। और साथ ही साथ ये रॉयल इनफील्ड के भी 3 साल तक प्रेसिडेंट रह चुके थे, ग्लोबल प्रेसिडेंट। तो ये इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सरकार सुजलम सुफलम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने सुजलम सुफलम जल संचय अभियान के तीसरे एडिशन के लिए हरी झंडी दी है। अब ये क्या है कि इस अभियान के तहत जो भी जलाशय हैं, तालाब हैं, जो भी छोटी नदियाँ उसका चौड़ीकरण किया जाएगा, जलाशय है, तालाब है, उसको और भी गहरा बनाया जाएगा, जिससे कि बारिश के मौसम में जल का संरक्षण, जल को संचय किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ यानी कि IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं राकेश शर्मा, जो कि बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और IMMA वह संघ है जो वैश्विक स्तर पर 2 व्हीलर व्हीकल के उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी IT कंपनी इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द ओनियन गॉट इट लेयर्स। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा। और ये एक ऑडियो बुक होगा जो कि बच्चों के लिए होगा। और सुधा मूर्ति जो है ये एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी हैं, और एन.आर. नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के मालिक हैं। तो सुधा मूर्ति के द्वारा बहुत सारी बुक लिखी जा चुकी है अभी तक, लेकिन जो भी रिसेंट में है कि हाउ द ऑनियन यानी कि प्याज गॉट इट्स लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने अत्याधुनिक चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है, डेवलप किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी मंडी ने अत्याधुनिक चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है, और यह मौजूदा डेटा की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल, कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने और भंडारण करने में सक्षम होगा। ये मैग्नेटिक रैम। तो इसका आंसर होगा आईआईटी मंडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज यानी कि इंडियन फ्लैग को मैटरहॉर्न पर्वत पर किस देश में प्रदर्शित किया गया था? तो भारतीय ध्वज को मैटरहॉर्न माउंटेन पर प्रदर्शित किया गया था। और मैटरहॉर्न माउंटेन कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे है। बेसिकली ये स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे पूछा है किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में है। और ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4478 मीटर। और ऐसा नहीं है कि भारत ही पहला देश बना है जिसके फ्लैग को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है प्रोजेक्टर लैंप से। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्टर लैंप था और उससे प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये कोविड-19 से ये क्यों किया गया है कि कोविड-19 से अभी सारे देश लड़ रहे हैं, और उसी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने और सभी भारतीयों को आशा और शक्ति देने के मकसद से ये किया गया है। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया का मैप भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, सिंगापुर का भी प्रदर्शित किया गया। तो बहुत सारे देशों के फ्लैग प्रदर्शित किए गए हैं। और मैटरहॉर्न माउंटेन जो है ये किस माउंटेन की रेंज है, श्रेणी में आती है? तो ये एल्प्स पर्वत की श्रेणी की रेंज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्टनर के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण देश है, डिजिटली डेक्सटेरियस कंट्री है? तो ये देश है इंडिया। और ये गार्टनर के सर्वे के अनुसार कहा गया है कि इंडिया में 27% लोग जो हैं वो फुल्ली डिजिटली स्किल्ड हैं, यानी कि कौशल से भरपूर है डिजिटली 27% लोग। उसके बाद फिर यूके और यूएसए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली लेदर बैक टर्टल्स नेस्ट फाउंड इन विच कंट्री? तो अभी हाल ही में लेदर बैक कछुए के घोंसले किस देश में पाए गए हैं? लेदर बैक जो है ये कछुए जो हैं लेदर बैक इसलिए कहा गया क्योंकि इनके जो बैक जो होते हैं, जो इनका जो कवर अप जो होता है वो लेदर की तरह मोटा और मजबूत होता है, तो इसीलिए इसे लेदर बैक टर्टल कहते हैं। और ये एक तरह से लुप्त प्राय है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और तो ये देखे गए हैं कहाँ पे? थाईलैंड में। क्यों देखे गए हैं? थाईलैंड के समुद्र तट के निकट देखे गए हैं, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में लगभग लॉकडाउन जैसा माहौल चल रहा है, और बीच पे जाने पे, सार्वजनिक जगहों पे जाने पे, पब्लिक प्लेस जाने वाले जगहों पे जाने पे पाबंदी है। तो इसीलिए वहाँ पे ये टर्टल देखे गए हैं। तो नेचर से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, सभी को जीने का अधिकार है। और जो जहाँ पे ये पाया गया वहाँ पे जो टूरिस्ट बहुत ही आते थे, तो टूरिस्ट आने बंद हो गए हैं, और वहाँ पे जो गंदगी फैलाई गई थी उसे भी साफ़ कर दिया गया है। तो बहुत सारे कछुए के घोंसले देखे गए हैं लेदरबैक टर्टल के। कहाँ पे? थाईलैंड में। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।